हेलो दोस्तों, मैं इमरत आराम रोम रोड जी शख्सियत पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर वाचन की बात की थी। वाचन के अंदर हमने मौन वाचन की बात की थी। मौन वाचन के बारे में कुछ तथ्य हमने देखे थे। आज हम मौन वाचन की विशेषता के बारे में बात करेंगे, उसके बाद वाक्य की बातें करेंगे। तो दोस्तों, संपूर्ण शिक्षण विधियों की हमारी क्लास है, जिसके बाद आज वाचन और वाक्य हम खत्म कर देंगे। उसके बाद हम शिक्षण विधियों से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, मौन वाचन के हमने जो मुख्य मुख्य तथ्य थे वो पिछली क्लास के अंदर देख लिए थे, और आज हम उसकी विशेषता की बात करते हैं। तो क्या कहते हैं? सक्रिय होकर पढ़ते हैं। यानी मौन वाचन के अंदर विद्यार्थी क्या करता है? सक्रिय होकर पढ़ता है। सक्रिय होकर किस प्रकार पढ़ता है कि वो स्वयं क्या करता है? अध्ययन करता है और स्वयं उसके भावार्थ को ग्रहण करता है, इसलिए वो सक्रिय रहता है। आगे की बात करते हैं। तो पाठ पढ़ने के बाद बचे हुए समय का उचित लाभ मिलता है। यानी हम मौन वाचन के माध्यम से क्या कर सकते हैं? हमारा 40 से 45 मिनट का क्लास होता है, तो उसके अंदर हमने पाठ को पढ़ा दिया, तो हम बच्चों को बोल सकते हैं कि आप स्वयं मौन वाचन करें और मौन वाचन के माध्यम से उसके भावार्थ को वापस समझे। तो इसलिए क्या होता है? बचे हुए समय का उचित लाभ होता है। दोस्तों, ये सवाल कई बार मौन वाचन की विशेषताओं में पूछा गया है कि मौन वाचन में अंदर मौन वाचन की कौन कौन सी विशेषता है। तो वहां आता है बचे हुए समय का उचित लाभ मिलता है या उचित प्रयोग होता है, तो ये विशेषता भी सही होती है। वहां आगे बात करते हैं, चिंतन की भावना जागृत होती है। बच्चों के अंदर मौन वाचन के माध्यम से क्या होता है? चिंतन करने की क्षमता का विकास होता है। यानी बच्चे स्वयं मौन वाचन के माध्यम से उसको अर्थ को ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न करते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं? चिंतन शक्ति का विकास होता है। आगे की हम बात करते हैं कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति, यानी बच्चा स्वयं अध्ययन करने की प्रवृत्ति का विकास किसके माध्यम से होता है? मौन वाचन के माध्यम से होगा। अगर वो स्वयं भावार्थ को समझने का प्रयास करेगा, बार बार वो प्रयत्न करेगा, तो उसके अंदर क्या होगा? स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होगा, यानी आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों देखिए, मौन वाचन से क्या होता है? बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास किस प्रकार बढ़ता है? आप भी अपने ऊपर कोई उदाहरण लेके देख सकते हैं, क्योंकि आपने कोई कार्य किया है, वो स्वयं ने किया है, प्रैक्टिकली रूप से आपने कोई कार्य किया है, तो उसके अंदर आपको आत्मविश्वास बढ़ता है। यानी जिस प्रकार अगर आपकी रीड की तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप ये आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन पक्का है। तो इसलिए उनमें क्या होता है? मौन वाचन से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। और एक महत्वपूर्ण बात होती है स्थयी ज्ञान, यानी बच्चे स्वयं उसके अर्थ को समझते हैं। अगर आपने कोई प्रैक्टिकली रूप से स्वयं उस चीज को समझ लिया, तो उसके बाद वो ज्ञान क्या हो जाता है? हमारे ज्ञानेंद्रियों के अंदर स्थायी हो जाता है, यानी स्थायी ज्ञान अर्जित होता है। आगे बात करते हैं, पुस्तकालय अध्ययन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। यानी मौन वाचन से क्या होता है? पुस्तकालय के अंदर अध्ययन करने की पृष्ठभूमि तैयार होती है। अगर आपने मौन वाचन का अभ्यास नहीं किया और आप कहीं जाकर के पुस्तकालय के अंदर बैठ गए, किताब पढ़नी जोर जोर से शुरू की, तो वह आपको पुस्तकालय में नहीं रखा जाएगा। अगर आपने मौन वाचन का अभ्यास किया है, तो आप आसानी से बैठ करके आप मौन वाचन के माध्यम से उस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है? पुस्तकालय अध्ययन की पृष्ठभूमि किसके माध्यम से होती है? मौन वाचन के माध्यम से होती है। तो दोस्तों, ये थी मौन वाचन की विशेषता, और इससे पहले हमने मौन वाचन के तथ्यों की बात की थी। और आज हम आगे की बात करते हैं वाक्य की, यानी वाक्य क्या होती है। वाक्य देखिए दोस्तों, वाचन के बाद वाक्य बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए है, अगर वाचन के माध्यम से आपने यांत्रिक पक्ष, यानी आपने क्या क्या बाहरी पक्ष को अच्छी प्रकार से समझ लिया। बाहरी पक्ष का मतलब होता है उनके वाचन करने की गति, पढ़ने की गति, लय, ताल, आरोह अवरोह और शब्दों का स्पष्ट उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, इनके बारे में आपने अगर अच्छी प्रकार से सीख लिया, तो उसके बाद आपको क्या होना चाहिए? आंतरिक पक्ष का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी वाक्य उन शब्दों के अर्थों की भी ज्ञान होना चाहिए। यानी उसके भावार्थ को भी समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वाक्य की आवश्यकता हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं वाचन के बाद पद्यास की वाक्य आवश्यक होती है। और वाचन को हम क्या मान सकते हैं? वाचन को हमें यांत्रिक पक्ष मान सकते हैं। यांत्रिक पक्ष का मतलब होता है कि
इसके अंदर हम बाहरी चीजों को देखते हैं, यानी जो पढ़ने की बाहरी चीजें होती हैं, इनकी बाहरी चीजों को देख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि यह बाहरी पक्ष मान सकते हैं वाचन को, और वाक्य को हम क्या मान सकते हैं, आंतरिक पक्ष मान सकते हैं। यानी इसके अंदर क्या होता है, गद्यांश, इसके अंदर गद्यांश के भाव को समझा जाता है, यानी इसके भावार्थ, इसके अंदर कौन सा रस है, इसके अंदर क्या बात बताई गई है पाठ के अंदर, इन सब बातों को हम वाक्य के माध्यम से समझते हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, आंतरिक पक्ष की बात कर सकते हैं वाक्य के अंदर। अब वाक्य के अंदर बात करेंगे हम किसकी, कठिन शब्दों की व्याख्या, यानी कठिन शब्द आते हैं उनकी व्याख्या हम किस प्रकार एक अध्यापक उनकी व्याख्या करके बच्चों को समझा सकता है। तो पहली कठिन शब्दों की व्याख्या के लिए कितनी विधियां होती हैं, 3 प्रकार की विधियां होती हैं। एक तो पहली होती है उद्बोधन विधि, उसके बाद प्रवचन विधि, और 3 नंबर होती है व्याकरण सम्मत विधि। देखिए दोस्तों, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और व्याकरण सम्मत विधि, ये कठिन शब्दों की व्याख्या के लिए विधियां हैं। इसके बाद हम इन विधियों को अलग अलग एक विधि को अलग से पढ़ेंगे। तो पहले हम कौन सी विधि पढ़ेंगे, उद्बोधन विधि, यानी कठिन शब्दों की व्याख्या करने के लिए कौन सी विधि पढ़ेंगे, उद्बोधन विधि। यानी इस विधि के अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखिए दोस्तों, छात्र स्वयं अर्थ निकालता है, यानी अध्यापक इसके अंदर कुछ नहीं बताता है। अध्यापक सिर्फ यानी जिस चीज के बारे में बात कर रहा है, जिन शब्द का अर्थ बताने की बात कर रहा है, सिर्फ उसकी ओर संकेत करता है, यानी उसकी ओर सिर्फ और सिर्फ संकेत करते हैं, और उसके क्या करता है, छात्र स्वयं क्या करता है, अर्थ निकालता है, यानी बिना बताए छात्र स्वयं अर्थ निकालता है। किस विधि के अंदर, उद्बोधन विधि के अंदर। आगे करके सीखने सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखिए, करके सीखने का सिद्धांत कब काम आता है, जब छात्र स्वयं अभ्यास करता है, यानी खुद परिवर्तन करता है, वहां क्या होता है, करके सीखने सिद्धांत काम आता है। तो यहाँ क्या होता है, करके सीखने सिद्धांत पर कार्य करती है, या छात्र स्वयं क्रियाशील होता है, यानी स्वयं छात्र अर्थ निकालने का प्रयत्न करता है, तो स्वयं क्रियाशील होता है, तो वहाँ क्या होता है, करके सीखने का सिद्धांत होता है। छात्र शिक्षक के उद्बोधन का उत्तर देने के लिए बौद्धिक प्रयत्न करता है। अब यहाँ क्या करता है, अध्यापक कोई शब्द दे देता है, उसके बाद छात्र क्या करता है, उनका उत्तर देने के लिए बौद्धिक यानी मानसिक क्षमता का प्रयोग करके, यानी मानसिक प्रयत्न करता है। आगे हम बात करते हैं स्मरण शक्ति का विकास होता है। अरे दोस्तों देखिए, जब बालक स्वयं प्रयत्न करता है तो उसके अंदर तर्क करने की क्षमता का विकास होगा, चिंतन करने की क्षमता का विकास होगा, और इससे क्या होगा, इससे ज्ञान की प्राप्ति। अगर कोई कार्य हम स्वयं करते हैं, यानी स्वयं कोई कार्य करते हैं, तो ज्ञान क्या होता है, स्थायी हो जाता है, हमारे ज्ञानेंद्रियों के अंदर स्थायी रूप से ग्रहण हो जाता है। आगे की हम बात करते हैं उद्बोधन विधि के भाग की। दोस्तों ये थी उद्बोधन विधि की विशेषता, और आगे हम बात करते हैं उद्बोधन विधि के भाग की। तो इनके भी कितने भाग हैं, 3 भाग है उद्बोधन विधि की। तो पहले भाग की हम बात करते हैं उद्बोधन विधि के पहले भाग की बात करते हैं, पहली विधि की। तो दृश्य श्रव्य विधि, यानी उद्बोधन विधि के भी 3 विधियां हैं। 3 विधियों के माध्यम से शब्दों के अर्थ को समझाया जाता है उद्बोधन विधि में। एक तो दृश्य श्रव्य साधन विधि। कौन सी विधि, दृश्य श्रव्य साधन विधि। इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर अध्यापक करता है चित्र या वास्तविक वस्तु की ओर संकेत करके अर्थ बताता, यानी चित्र या वास्तविक वस्तु की ओर संकेत किया जाता, यानी क्या किया जाता है, चित्र या वास्तविक वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। यानी इसके अंदर अध्यापक क्या करता है, किसी चित्र या कोई वास्तविक वस्तु दिखाई दे रही है, उसकी ओर इशारा करके उन बच्चों को कहता है कि इसका अर्थ क्या होता है, तब बच्चे स्वयं उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं
यानी अश्व, अश्व का मतलब घोड़े, अश्व का अर्थ। अब अश्व शब्द का अर्थ बताने के लिए वो क्या करता है, अगर अध्यापक को एक कठिन शब्द है अश्व, यानी इस अश्व की व्याख्या करने के लिए क्या करता है वो, दृश्य शरीर साधन किस प्रकार इस विधि का प्रयोग करेगा। तो देखिए ये मानिए आपकी ये घोड़ा है, क्या है, घोड़ा। तो अध्यापक क्या करेगा, अश्व का अर्थ बताने के लिए उस घोड़े के चित्र की ओर संकेत करेगा, यानी इस चित्र की ओर, या वास्तविक रूप से घोड़ा खड़ा है तो उस घोड़े की ओर संकेत करेगा। तो बच्चे उनके देख करके ये सोचेंगे कि ये किस प्रकार का पशु हो सकता है। उसके बाद वे मानसिक परिवर्तन करके बताएंगे कि यह घोड़ा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अश्व का अर्थ चित्र दिखाकर बताना, चित्र दिखाकर बताना। अगर अश्व का अर्थ अध्यापक चित्र की ओर संकेत करता है और बच्चे वो उसका अर्थ बताते हैं, तो वह विधि कौन सी होगी, दृश्य श्रव्य साधन विधि। आगे भी हम 2 नंबर विधि की बात करते हैं दोस्तों, उद्बोधन विधि के 2 नंबर भाग की। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि अभिनय विधि, अभिनव विधि। अभिनव विधि के अंदर क्या होता है दोस्तों, अभिनय द्वारा स्पष्ट किया जाता है, यानी किसके माध्यम से, अभिनय। अभिनय का अर्थ होता है नाटक, यानी अभिनय द्वारा, अभिनय का अर्थ होता है किसी चीज को स्पष्ट रूप से उसके सामने प्रतीत, बच्चों के सामने प्रतीत करना। तो अभिनय के माध्यम से हम किस प्रकार समझेंगे, जैसे ये संस्कृत की चल धातु है, इसका अर्थ समझाने के लिए अध्यापक क्या करता है, ये बच्चों को कह देगा कि ये चल धातु है, इसका अर्थ बताइए, यानी वो स्वयं ऐसे चल करके बताएगा कि किस प्रकार इसका अर्थ क्या होगा, चल करके बताएगा कि इसका अर्थ होता है चलना, यानी क्या होता है चलना, यानी स्वयं अभिनय के माध्यम से बताएगा। यानी जिस प्रकार नाटक के अंदर अभिनय किया जाता है ना, उसी प्रकार स्वयं, यानी रामलीला के अंदर राम के रूप का हम जब स्मरण करते हैं तो वो रामलीला वाले क्या करते हैं, स्वयं राम बन करके स्वयं राम बन करके हमें समझाते हैं कि राम इस प्रकार के व्यक्ति थे और इस प्रकार के महान पुरुष थे। इसी प्रकार यह विधि भी क्या करती है, अध्यापक चल धातु का अर्थ समझाने के लिए स्वयं चलेगा, तो बच्चे कहेगा इसका अर्थ होता है चलना। आगे की हम बात करते हैं 3 नंबर विधि की, उद्बोधन के 3 नंबर भाग की। तो उद्बोधन के 3 नंबर भाग की बात करते हैं तो क्या होता है, कहानी विधि। 3 नंबर क्या है, कहानी विधि। यानी इसके अंदर क्या होता है, यानी शब्द के अर्थ को समझने के लिए या तो कोई काल्पनिक कहानी का प्रयोग किया जाता है या कोई पौराणिक, यानी इसके अंदर क्या होता है, या तो कोई काल्पनिक या कोई पौराणिक व कोई ऐतिहासिक कहानी का प्रयोग किया जाता है। यानी इसके अंदर अध्यापक शब्द का अर्थ बताने के लिए क्या करेगा, या तो कोई काल्पनिक कहानी का प्रयोग करेगा या कोई पौराणिक या ऐतिहासिक कहानी का प्रयोग करेगा। जैसे हम बता सकते हैं कि हरिश्चंद्र का अर्थ समझाने के लिए, हरिश्चंद्र, यानी हरिश्चंद्र का अर्थ समझ जाने के लिए अध्यापक क्या करेगा, राजा हरिश्चंद्र की कहानी बच्चों को बताएगा और उसके माध्यम से उसको बच्चों को यह समझ में आएगा कि हरिश्चंद्र एक सत्यवादी व्यक्ति था। यानी हरिश्चंद्र शब्द का अर्थ बताने के लिए वो एक कहानी का प्रयोग करेगा, यानी पौराणिक कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, उस राजा हरिश्चंद्र की कहानी के आधार पर वो हरिश्चंद्र का अर्थ समझाएगा, तो बच्चों को समझ में आएगा हरिश्चंद्र का अर्थ होता है कोई सत्यवादी व्यक्ति होता है, उसके लिए हरिश्चंद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी उद्बोधन विधि। आगे की हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्रवचन विधि, यानी 2 नंबर हमारी विधि कौन सी थी, प्रवचन विधि। 2 नंबर विधि थी वाक्या की, हमारी 2 नंबर विधि थी प्रवचन विधि। इसके अंदर क्या होता है,
यानी इसके अंदर अध्यापक स्वयं क्या करता है, अर्थ बताता है। अर्थ किस प्रकार बताता है, इस प्रकार अर्थ बताया जाता है। इस प्रकार अर्थ बताया जाता है कि उनकी संकल्पना या बिंब स्पष्ट हो जाए। यानी अध्यापक इस प्रकार उसका अर्थ बताता है, शब्द का इस प्रकार अर्थ बताता है कि उसकी संकल्पना या बिंब स्पष्ट हो जाए। यानी बच्चों को उनका भावार्थ यानी जो उनका अर्थ है वो आसानी से समझ जाए। इनके लिए क्या करता है, परिवचन विधि के माध्यम से प्रयोग करता है। यह क्या करता है, यह विधि होती है ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विधि क्या करती है दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत पर कार्य करती है। ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत का मतलब होता है कि पहले अध्यापक क्या करता है, जिन चीजों के बारे में बच्चों को जानकारी है उन चीजों को बताता है, और उसके बाद क्या करता है, कठिन शब्द जिनके बारे में बच्चों को बिल्कुल जानकारी नहीं है उन शब्दों को बताने का प्रयास करता है। यानी पहले सरल शब्दों का प्रयोग करता है, उसके बाद कठिन शब्दों को समझाने का प्रयास करता है। आगे इसके अंदर हमने आपको बोला था कि इसके अंदर क्या करता है, अध्यापक स्वयं किसी न किसी रीति से यानी किसी भी प्रकार से वो क्या करता है, स्वयं अर्थ बताने का प्रयास करता है। लेकिन उद्बोधन विधि के अंदर क्या होता है, अध्यापक अर्थ नहीं बताता है, अध्यापक सिर्फ उसके वास्तविकता की ओर संकेत करता है और बच्चे स्वयं क्या करते हैं, अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। तो आगे की हम बात करते हैं, इससे क्या होता है, शब्द भंडार। शब्द भंडार में वृद्धि होती है। यानी इस प्रवचन विधि से क्या होती है, बच्चों के अंदर शब्द भंडार के अंदर वृद्धि होती है। दोस्तों अब इसके बाद हम बात करेंगे इनके भागों की। यानी जिस प्रकार उद्बोधन विधि के हमने भाग पढ़े थे उसी प्रकार इसके भी कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। यानी प्रवचन विधि के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। प्रवचन विधि के भी कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। तो हम पहले भाग की बात करते हैं यहाँ दोस्तों। किस भाग की, प्रवचन विधि के पहले भाग की बात करते हैं तो अनुवाद विधि। पहली कौन सी है, अनुवाद विधि। दोस्तों इस नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर अध्यापक बच्चों को कठिन शब्द का अर्थ किस प्रकार समझाता है, अनुवाद के माध्यम से समझाता है। यानी इसके अंदर क्या करता है अध्यापक, मातृभाषा या क्या करता है, हिंदी के अंदर उन शब्दों का अर्थ बताता है। यानी बच्चे की जो मातृभाषा होती है या फिर हिंदी के अंदर वो क्या करता है, अर्थ बता करके उस शब्द के अर्थ को बच्चे को समझाता है। तो उसके लिए क्या होता है, अनुवाद विधि होती है। तो अनुवाद विधि के अंदर क्या होता है, अनुवाद किया जाता है। यानी उनको मातृभाषा या हिंदी के अंदर अनुवादित करके उनका अर्थ समझाया जाता है। आगे की हम बात करते हैं दोस्तों 2 नंबर की। यानी हमारी प्रवचन विधि का 2 नंबर का कौन सा भाग है, तो 2 नंबर का भाग है परिभाषा विधि। परिभाषा विधि कौन सी विधि, परिभाषा विधि। परिभाषा के अंदर क्या करता है अध्यापक, विभिन्न यानी इसके अंदर क्या करता है अध्यापक अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं देकर के क्या शब्द के अर्थ को स्पष्ट करता है। जिस प्रकार संज्ञा शब्द है, कोई जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक का कोई भी शब्द है, जैसे ये राम शब्द है, तो इनके आधार पर क्या करेगा, वो संज्ञा बताएगा अध्यापक, और इस संज्ञा के आधार पर संज्ञा की परिभाषा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देकर के इस शब्द का अर्थ को स्पष्ट करेगा। यानी वो क्या करेगा, परिभाषा देकर के शब्द का अर्थ स्पष्ट करेगा। और आगे दोस्तों बात करते हैं हम 3 नंबर प्रवचन विधि की। यानी दोस्तों ये छोटी छोटी विधि
विधियां हैं, इनके नाम से ही आप समझ जाते होंगे कि ये किस प्रकार की विधि है, किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं शब्दकोश विधि। कौन सी विधि? शब्दकोश विधि। दोस्तों इस विधि के अंदर क्या होता है, शब्दकोश के माध्यम से बच्चों को शब्द के अर्थ का ज्ञान करवाया जाता है। यानी इस शब्दकोश के माध्यम से क्या किया जाता है, मूल शब्द यानी मूल शब्द को निकाल करके इनके अर्थ को समझाया जाता है। यानी मूल शब्द के अर्थ को समझाया जाता है और उसके शब्दकोश के आधार पर इस शब्द का अर्थ समझाया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों आगे की विधि की। तो 3 नंबर हमारे कठिन शब्दों की विधि है, वो है व्याकरण सम्मत विधि। यानी कौन सी विधि है? व्याकरण सम्मत विधि। तो दोस्तों ये संपूर्ण शिक्षण विधियों की हमारी आज की क्लास थी और आगे की क्लास में हम बात करेंगे कठिन शब्दों की व्याख्या की 3 नंबर की विधि व्याकरण सम्मत विधि की। आज हमने 2 विधि पढ़ ली। पहली विधि हमने पढ़ी थी उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि के हमने 3 भाग पढ़े थे। एक दृश्य श्रव्य साधन के माध्यम से अर्थ बताना और उसके बाद में हमने बताया था कि अभिनय के माध्यम से क्या कठिन शब्द का अर्थ बताना। उसके बाद हमने बताया था कि कहानी के माध्यम से अर्थ बताना। उसके बाद हमने बात की प्रवचन विधि। प्रवचन विधि में भी 3 प्रकार की विधियां होती हैं। उसके अंदर पहली विधि थी हमारी अनुवाद विधि और उसके बाद हमारी विधि थी परिभाषा विधि और 3 नंबर थी शब्दकोश विधि। इसके बाद है ये व्याकरण सम्मत विधि। दोस्तों व्याकरण सम्मत विधि के बारे में हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। दोस्तों हमारे लीड सक्सेस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।